हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली वो जो है टेक्नोलॉजी की चौथी क्लास होने वाली। इसके पहले हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की 3 क्लासेज ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। अगर अभी तक उन क्लासेज को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उन क्लासेज को भी देख लेना। ये जो है टेक्नोलॉजी की चौथी क्लास है। इसमें भी हम लोग जो है टॉप 50 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो है आप लोग जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल इसी चैनल पे बनी हुई है, वहाँ पे जाके जो है आप लोगों सभी जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सारी क्लासेज आप लोगों को टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट की जो है ऑब्जेक्टिव क्लासेज सारी क्लासेज वहीं पे मिल जाएगी। आप लोगों के एग्जाम के पहले जो है मैं ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसी चैनल पे आप लोगों को करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। जो परीक्षा प्रशिक्षण है वो जो प्रतिमान इसके प्रतिपादक कौन है? तो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक रिचर्ड सचमैन हैं। तो रिचर्ड सचमैन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक रिचर्ड सचमैन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व जो है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में दिया जाता है। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यावसायिक बुद्धि के साधन हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है व्यावसायिक बुद्धि के साधन हैं? निरंतर अध्ययन एवं अधिगम, आत्मनिरीक्षण एवं स्व आकलन, व्यावसायिक संघों की सक्रिय सदस्यता या फिर ये सभी। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो व्यावसायिक बुद्धि के साधन होते हैं वो जो है ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि स्कूल की शिक्षा को जवाबदेही होती है। जो स्कूल की शिक्षा जो है वो जवाबदेही होती है प्राचार्य की, प्रबंधक की, अध्यापकों की या फिर इन सभी की। तो स्कूल की शिक्षा जवाबदेही इन सभी को होती है। यानी कि प्राचार्य की भी होती है, अध्यापक की भी होती है, प्रबंधक की भी होती है। तो इन सभी यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शिक्षा में संतुष्टि की गई। विद्यार्थियों द्वारा जो है अध्यापकों के मूल्यांकन की शिक्षा में जो संतुष्टि की गई, रेड्डी समिति द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा या फिर अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा या फिर मेहरोत्रा कमेटी द्वारा। तो मेहरोत्रा कमेटी द्वारा जो है इसका जो है संतुष्टि की गई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत की गई थी। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो अमेरिका से की गई थी। तो अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 में की गई थी और अमेरिका द्वारा की गई थी। तो इसमें जो है 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों को मूल्यांकन प्रारंभ हुआ था। तो भारत में अगर पूछे तो 1970 हो जाएगा। अगर विश्व में पूछे तो 1920 हो जाएगा। कहाँ से पूछे तो अमेरिका से हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्कूल की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध होता है। जो स्कूल की शिक्षा है उसका जवाबदेही का संबंध किससे होता है? स्कूल कार्यों की समीक्षा से, उत्तरदायित्व निर्वहन से, भूमिका निर्वाह से या फिर ये सभी से। तो ये सभी से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाला कारक है? प्रोत्साहन, वेतनमान, व्यावसायिक शिक्षा या फिर ये सभी। तो इसके अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनसंचार का साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जनसंचार का साधन है? चलचित्र ये भी है, दूरदर्शन भी है, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं भी हैं। तो ये सभी जो है आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्यवस्तु के लिए प्रस्तुत किया जाना कहा जाता है। जो शिक्षण सामग्री को विविध रूप से एक पाठ्यपुस्तक के लिए, पाठ्यवस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बहुमाध्यम उपागम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बहुमाध्यम उपागम हो जाएगा। अगला है कि बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है। अनुदेशनात्मक सामग्री केंद्र, पाठ्य सामग्री केंद्र, अधिगम स्रोत केंद्र या फिर ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। जो बहुमाध्यम केंद्र है वो जो है इस मतलब किसको कहा जाता है? तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, किसने कहा है कि शिक्षण जो है एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है एंडमाइन एमिडन का है। एंडमाइन एमिडन का जो है ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसका कथन है कि शिक्षण जो है परिपक्व तथा अपरिपक्व व्यक्तित्व के बीच का घनिष्ठ संबंध है जिसका प्रारूप अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है एमसी मॉरिसन का है। तो एमसी मॉरिसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। जो शिक्षण है वो जो क्रियाओं की एक विधि होती है जो सीखने के लिए उत्सुकता प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्मिथ जी ने कहा था। B.O. स्मिथ का कथन है। तो B.O. स्मिथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षण की क्या विशेषता हो सकती है? सहयोग पर आधारित होती है, जनतांत्रिक मूल्य एवं आदर्शों पर आधारित होती है, वातावरण के अनुकूल करने में सहायता होती है या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती है। अनुदेशन के बीच में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच अंतःक्रिया नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहा है। शिक्षण में अनुदेशन नीति निहित होता है परंतु अनुदेशन में शिक्षण होना आवश्यक नहीं होता, ये भी सही बात है। तो उपर्युक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। शिक्षण द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष का विकास होता है, ये भी सही बात है। अनुदेशन द्वारा केवल ज्ञानात्मक पक्षों का विकास होता है, ये भी सही कह रहा है। तो ये जो है तीनों कथन सही है तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण का चरण है, शिक्षण का चरण निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? पूर्ण क्रिया चरण ये सही है, अंतः क्रिया चरण ये भी है, उत्तर क्रिया चरण ये भी है। तो जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सम्मिलित है? जो शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण है उनमें से कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण तथा पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय, बिल्कुल सही कह रहा है। शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना, बिल्कुल सही कह रहा है। शिक्षण युक्तियों का वितरण, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी तो उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? कक्षा के आकार में अनुभूति, सही बात है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही बात है। सीखने वालों का निदान, यानी कि ये तीनों हैं तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःक्रिया में ये तीनों आ जाते हैं। अगला है कि शिक्षण में क्रिया तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रिया सम्मिलित हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? प्रेरक का चयन एवं प्रस्तुतकरण करना, बिल्कुल सही कह रहा है। पृष्ठपोषण एवं पुनर्बलन ये भी आ जाएगा। शिक्षण युक्तियों का विस्तार ये भी आ जाएगा, यानी कि ये तीनों आ जाएंगे तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में किस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है? जो उत्तर क्रिया चरण उसमें जो है किस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में शुद्ध रूप की परिभाषा, मूल्यांकन की उपयुक्त विधियां तथा प्रविधियों का चयन, प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों का परिवर्तन, तो ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि शिक्षण का स्तर है स्मृति, चिंतन, बोध, ये सभी होते हैं। शिक्षण के स्तर जो है ये सभी होते हैं, स्मृति, चिंतन और बोध। अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। शिक्षण का जो प्रारंभिक स्तर होता है वो जो है स्मृति स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण का अंतिम स्तर कौन सा होता है? शिक्षण का अंतिम स्तर चिंतन स्तर होता है। प्रारंभिक स्तर स्मृति होता है, अंतिम स्तर चिंतन स्तर होता है। तो शिक्षा का अंतिम स्तर जो है चिंतन स्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग में जागृत होते हैं जैसे वे पहले हुए थे। ये कथन किसका है?
तो ये कथन जो है स्टाउट का है, तो स्टाउट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किसने कहा है कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग की स्मृति कहते हैं। जो सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग होते हैं उसको जो स्मृति कहते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने बताया है कि सीखे हुए अनुभवों को सीधे प्रयोग करना ही स्मृति कहलाता है। अगला, स्मृतियों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। स्मृतियों की जो है 4 अवस्थाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति की अवस्था है, इनमें से कौन सी स्मृति की अवस्था है। अधिगम धारणा बिल्कुल है, प्रत्यास्मरण बिल्कुल है, पहचान बिल्कुल है, तो ये सभी आ जाएंगे स्मृति की अवस्था में जो है, ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं होती है। इसमें नहीं पूछा, अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं होती है। शीघ्र अधिगम एवं धारणा स्थायित्व ये तो होती है। प्रत्यास्मरण में शीघ्रता एवं उपयोगिता ये भी होती है। व्यर्थ की बातों को नहीं भूलना ये गलत कह रहा है, तो व्यर्थ की बातों को नहीं भूलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंध में क्या सही नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है कि स्मृति स्तर शिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है। स्मृति शिक्षण विचारहीन होता है, ये सही कह रहा है। स्मृति स्तर के शिक्षण में छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञानात्मक स्तर पर तथ्य एवं सूचनाओं को बाहर से बलपूर्वक ढसा जाता है, ये भी सही कह रहा है। स्मृति स्तर का शिक्षण सूझबूझ से युक्त होता है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्मृति स्तर के शिक्षण में किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। श्रृंखला अधिगम द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा, या फिर संकेत अधिगम द्वारा। तो स्मृति स्तर के शिक्षण में जो है ये सभी पर जो है बल दिया जाता है, तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रृंखला अधिगम पर भी, संकेत अधिगम पर भी और उद्दीपन अनुक्रिया पर भी। अगला क्वेश्चन है हमारा स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है। जो स्मृति स्तर उसके शिक्षण के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हर्बर्ट माने जाते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक जो है हर्बर्ट माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्मृति स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही है। निम्नलिखित में से जो है स्मृति स्तर शिक्षण के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। स्मृति जो है स्तर का शिक्षण शिक्षक प्रधान होता है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों की रुचियां, रुझानों, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर उसे कठोर अनुशासन में जकड़े हुए उनके मस्तिष्क तथा तथ्यों एवं सूचनाओं को बाहर से ठूंसा जाता है। अगला ऑप्शन है कि इस स्तर का शिक्षण ज्ञानात्मक पक्ष पर सीमित रहता है या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान के प्रारूप का सोपान है। कौन कौन से इसके सोपान या फिर पद होते हैं स्मृति स्तर शिक्षण के। उद्देश्य संरचना बिल्कुल होता है, मूल्यांकन प्रणाली बिल्कुल होता है, सामाजिक प्रणाली बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। अगला है कि हर्बर्ट महोदय ने स्मृति के शिक्षण की व्यवस्था को कितने पदों में बांटा है। तो 5 पदों में बांटा है। हर्बर्ट ने जो स्मृति शिक्षण को जो है 5 पदों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का पहला पद कौन सा होता है। तो पहला पद जो होता है तैयारी एवं प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना जो है पहला पद होता है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का जो पहला पद वो जो है प्रस्तावना होता है, तो बी जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहा है कि बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण पहले स्मृति स्तर का हो। सही बात है, बोध स्तर का शिक्षण अर्थपूर्ण होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। इस स्तर का शिक्षण करते समय शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही पाठ के विकास में सक्रिय रूप लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण पहले स्मृति का हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान दे लेना, ऊपर वाले ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था। जो बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान उसका प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था, तो मॉरिसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का पक्ष है उद्देश्य संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, ये सभी। तो ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा
कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण को कितने सोपानों या कितने पदों में बांटा है। तो 5 पदों में इसको भी बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। यानी मॉरिसन ने जो बौद्ध स्तर के शिक्षण है उसको जो है 5 पदों में बांटा है। अगला है कि चिंतन स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही है। चिंतन स्तर के शिक्षण का तात्पर्य समस्या केंद्रित शिक्षण से होता है, बिल्कुल सही बात है। चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति और बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है, यह भी सही बात है। चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हुए उसे सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है, ये भी सही कह रहा है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चिंतन स्तर शिक्षण के प्रतिपादक कौन है। चिंतन स्तर शिक्षण के प्रतिपादक हंट को माना जाता है, तो हंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास सन 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया था। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिपादन है या फिर सूक्ष्म शिक्षण की जो खोज है वो जो है डी एलन ने किया था। 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था, डी एलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किसने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं से बांटता है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यह कथन किसका है। तो डी एलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी एलन ने कहा था। अगला है 99 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण के विषय में पूर्व अवधारणा है। यह वास्तविक शिक्षण है, इसके द्वारा शिक्षा की जटिलताओं को कम किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह भी सही बात है। यह विधि द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है तथा प्रतिपुष्टि या प्रत्यापोषण द्वारा अभ्यास को नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। पाठ्य वस्तु को एक इकाई में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। कक्षा में इसमें 10 विद्यार्थी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो शिक्षण अवधि होती है यानी शिक्षण कार्य की अवधि होती है वो 5 से 20 मिनट तक होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में ये सभी जो है सही हैं। तो ये रही जो है 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।